तथ्य अपने आप में चुप रहते हैं, व्याख्या ही उन्हें गाती है। किसी विचारक ने ये बात कही थी और आज का हमारा विषय कुछ ऐसा ही है। मतलब जहां आंकड़ों के पीछे छिपी व्याख्याएं और इरादे वो शायद कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। जी हाँ, आज हम एक ऐसे मुद्दे की तहों में उतर रहे हैं जो भारत के सामाजिक और राजनीतिक माहौल में लगातार गरमाया हुआ है, जाति जनगणना। जी हाँ, और इस गहन चर्चा का आधार है आनंद तिलतुम्बटी की चर्चित किताब द कास्ट कॉन्सेंसस के कुछ महत्वपूर्ण अंश। साथ ही द प्रिंट में प्रकाशित इससे जुड़े विश्लेषण भी हैं। हमारा मकसद है इस जटिल मुद्दे से जुड़े अलग अलग तर्कों को समझना। बिल्कुल। जैसे कि क्षेत्रीय दलों की उम्मीदें क्या हैं, राष्ट्रीय दलों की दुविधाएं और रणनीतियां क्या हैं, और खास तौर पर आनंद तिलतुम्बड़े द्वारा उठाई गई वो गहरी चिंताएं कि कहीं ये जनगणना अपने घोषित लक्ष्य के विपरीत न चली जाए। हाँ, ये एक अहम सवाल है। और ये विषय न सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए अहम है, बल्कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी बेहद ज़रूरी है, खासकर मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के नज़रिए से। तो हम द प्रिंट में प्रकाशित विश्लेषण और तिलतुम्बड़े के विचारों के जरिए इस मुद्दे की आलोचनात्मक विवेचना करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, हमारे श्रोताओं से अनुरोध है कि अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और विश्लेषण आप तक पहुंचते रहें, और अपने सवाल या विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। तो चलिए इस जटिल गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस बहस के केंद्र में चलते हैं। आनंद तिलतुम्बड़े का बुनियादी तर्क क्या है? मतलब वो क्यों मानते हैं कि जाति जनगणना, जो सामाजिक न्याय के एक साधन के तौर पर पेश की जा रही है, असल में जाति व्यवस्था को मिटाने के बजाय उसे और पुख्ता कर सकती है? यह सुनने में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है। हाँ, ये वाकई एक महत्वपूर्ण और गंभीर नुक्ता है। तिलतुम्बड़े इसे महज आंकड़े जुटाने की एक तटस्थ तकनीकी प्रक्रिया के तौर पर नहीं देखती। उनकी सबसे तीखी चेतावनी ये है कि ये गिनती सिर्फ सिल गिनना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये समाज को अपनी मर्जी से ढालने या कहें इंजीनियर करने का एक शक्तिशाली सामाजिक राजनीतिक औजार है, सोशियो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग टूल। वो इतिहास की ओर इशारा करती हैं और कहती हैं कि देखिए, इस तरह की गणनाओं का इस्तेमाल अक्सर सत्ता पर काबिज ताकतों ने अपने हितों को साधने के लिए किया है। ये महज रिकॉर्ड रखना नहीं है, ये समाज की संरचना को प्रभावित करने का एक जरिया बन सकता है। ये तो वाकई एक गंभीर चिंता है कि नेक इरादे से शुरू हुई चीज का अंजाम शायद उल्टा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई क्षेत्रीय दल, खासकर बिहार में आरजेडी या कर्नाटक में जेडीएस जैसे दल, जी, जिनकी राजनीति का आधार ही पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व रहा है और जिनका उदय 70 और 80 के दशक के मंडल आंदोलन से जुड़ा है, वो तो जोर शोर से जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। उनका नजरिया क्या है? हाँ, उनके लिए जाति जनगणना सिर्फ आंकड़े नहीं है, वो इसे सामाजिक न्याय की लड़ाई में एक क्रांतिकारी हथियार मानती हैं। हथियार, ये शब्द काफी वजनदार है। किस तरह का हथियार? और इसके आधार पर उनकी मांगे क्या हैं? वो इन आंकड़ों से हासिल क्या करना चाहते हैं असल में? देखिए, वो इन आंकड़ों के आधार पर ठोस और बुनियादी बदलाव चाहती हैं, जैसे भूमि सुधारों को लागू करना, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कोटे के भीतर उपवर्गीकरण, सब कैटेगराइजेशन करना। अच्छा, ताकि लाभ सब तक पहुंचे। बिल्कुल, ताकि आरक्षण का लाभ सिर्फ कुछ प्रभावशाली जातियों तक ही सीमित न रह जाए, बल्कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं उन तक भी पहुंचे। साथ ही वे विधायिका, नौकरशाही और स्थानीय निकायों में विभिन्न जातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की मांग करते हैं। जितनी आबादी उतना हक। हाँ, बिल्कुल, ताकि जिस समूह की जितनी आबादी हो, सत्ता में उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो सके। आपको लालू प्रसाद यादव का वो प्रसिद्ध नारा याद होगा, मंडल बनाम कमंडल। हाँ, बिल्कुल याद है। वो इसी टकराव का प्रतीक था। तो इन दलों के लिए जातीय जनगणना वो पीढ़ियों से चले आ रहे विशेषाधिकारों को चुनौती देने और भारत के शासन तंत्र में ओबीसी, दलित और मुस्लिम समुदायों के हितों को मजबूती से स्थापित करने का एक माध्यम है। और जाहिर है उनकी इस मांग को जमीन पर उतारने का तरीका भी राष्ट्रीय दलों से अलग होगा। उनका अप्रोच कैसे अलग है? बिल्कुल, ये दल जमीनी स्तर पर जातीय गठबंधनों की नींव पर खड़े हैं, जैसे बिहार में यादव मुस्लिम दलित समीकरण या कर्नाटक में लिंगायत वोकालिगा ओबीसी गठजोड़।
जब ये दल सर्वेक्षण करवाते हैं, जैसे नीतीश कुमार ने 2023 में बिहार में करवाया, हाँ, वो काफी चर्चा में रहा था। जी, तो प्रक्रिया काफी तेज होती है, उसमें पारदर्शिता रखने का प्रयास होता है और सबसे अहम बात, स्थानीय कार्यकर्ताओं, स्थानीय भाषा के मीडिया और सामुदायिक रैलियों के जरिए लोगों से सीधा संपर्क साधा जाता है। वो जाति गणना को सिर्फ एक सरकारी कवायद नहीं बनाते, अच्छा। बल्कि इसे सम्मान, हक की भरपाई और सामूहिक सौदेबाजी मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग के एक बड़े विमर्श से जोड़ते हैं। ये तो हुई क्षेत्रीय दलों की बात जो इसे सामाजिक न्याय के हथियार की तरह देख रहे हैं, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम कांग्रेस का इतिहास देखें तो नेहरू के समय से ही जाति के सवाल पर एक तरह का संदेह या दुराव नजर आता है। इंदिरा गांधी ने भी कालेलकर और मंडल आयोग की सिफारिशों को ठंडे बस्ते में डाले रखा। कांग्रेस का ये ऐतिहासिक रुख क्यों रहा है? हाँ, कांग्रेस की विचारधारा में ऐतिहासिक रूप से जातिगत आंकड़ों को औपनिवेशिक काल का एक विभाजनकारी अवशेष, एक तरह का डिवाइसिव रेलिक माना जाता रहा है। उन्हें लगता था कि जाति की गिनती करने से समाज और ज्यादा बटेगा, राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। अच्छा। और आज भी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी पुरानी शहरी अभिजात्य यानी अर्बन एलीट छवि और अपने परंपरागत सवर्ण मतदाताओं को नाराज न करने की दुविधा में फंसी हुई महसूस होती है। लेकिन अब तो स्थितियां बदल रही हैं। राहुल गांधी ने काशीराम के नारे को ही एक नया रूप देते हुए जितनी आबादी उतना हक का नारा दिया है। क्या ये कांग्रेस के रुख में एक बड़े बदलाव का संकेत नहीं है? नारा तो दिया गया है, हाँ, और ये कांशीराम के बहुजन आंदोलन के नारे की सीधी गूंज है। लेकिन स्रोत बताते हैं कि सिर्फ नारा दे देना काफी नहीं है। मतलब ये कि पार्टी के पास इस नारे को जमीनी स्तर पर चुनावी ताकत में बदलने के लिए जरूरी संगठनात्मक ढांचा, वो मजबूत जातीय नेटवर्क, वो समर्पित स्थानीय आयोजक और वो भरोसेमंद गठबंधन सहयोगी उस पैमाने पर मौजूद नहीं है जो क्षेत्रीय दलों के पास अपनी अपनी मजबूत पकड़ वाले राज्यों में है। तो आप कह रही हैं कि कांग्रेस का नारा तो है, पर जमीन पर उसे हकीकत बनाने वाली टीम या रणनीति उतनी मजबूत नहीं है। क्या ये सिर्फ संगठन की कमी है या विचारधारा की भी कोई दुविधा है? ये दोनों का मिलाजुला असर लगता है। नतीजा ये होता है कि कई मतदाताओं और विश्लेषकों को कांग्रेस के जाति जनगणना के वादे वो थोड़े खोखले या महज चुनावी प्रतीक, एक इलेक्टोरल टोकन जैसे लगते हैं। उन्हें ये व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने की दिशा में कोई गंभीर पहला कदम नहीं लगता। एक और बात ध्यान देने वाली है, क्षेत्रीय दल जहां अपने राज्यों में सर्वेक्षण करवा भी रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने अपने शासन वाले राज्यों में ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हाँ, ये बात भी है। और नहीं उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अगर ऐसी जनगणना होती है तो उस नए डेटा का भूमि पुनर्वितरण, नौकरियों के कोटे या शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने जैसे मुद्दों पर क्या और कैसे असर पड़ेगा। ये अस्पष्टता उनके संकल्प पर सवाल खड़े करती है कहीं ना कहीं। चलिए अब बात करते हैं सत्ताधारी दल भाजपा की। एक तरफ भाजपा का मुख्य वैचारिक आधार हिंदू एकता पर टिका है, जो जातिगत विभाजनों से ऊपर उठने की बात करता है। जी, ये उनके मूल विचार से कैसे मेल खाता है? ये तो सीधा सीधा विरोधाभास लगता है। बिल्कुल, ये भाजपा के लिए एक बड़ा वैचारिक और रणनीतिक विरोधाभास है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है। और इसे साधने के लिए पार्टी एक बहुत महीन संतुलन साधने की कोशिश करती दिख रही है। एक दोहरी रणनीति अपना रही है ऐसा लगता है। अच्छा, कैसी दोहरी रणनीति? एक और वो लगातार हिंदुत्व के उस विमर्श को मजबूत करती है कि देखिए, जाति की राजनीति हिंदू समाज को कमजोर करती है और बांटती है। दूसरी ओर वो प्रधानमंत्री मोदी को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश करती है जो जाति से ऊपर उठ चुके हैं, जो सिर्फ विकास और राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं। लेकिन क्या ये जाति से ऊपर वाली छवि जमीनी हकीकत से मेल खाती है? क्या भाजपा की चुनावी रणनीतियों में जाति का कोई स्थान नहीं है? स्रोत बताते हैं कि ये छवि, जिसे मुख्यधारा मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावशाली लोगों द्वारा बहुत सावधानी से गढ़ा और प्रचारित किया गया है, असल में एक ऐसा राजनीतिक तंत्र को छुपाती है जो खुद चुनावी जीत के लिए जाति आधारित समीकरणों और इंजीनियरिंग पर काफी हद तक निर्भर करता है। अच्छा, तो फिर सवाल उठता है कि भाजपा जाति जनगणना पर विचार क्यों कर रही है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। एक संभावित व्याख्या ये है कि जाति जनगणना की बढ़ती मांग, जिसे कुछ लोग मंडल 2.0 कह रहे हैं, उसकी लहर को भाजपा पहले ही भांप लेना चाहती है। मतलब इस पर कदम बढ़ाकर या इसकी घोषणा करके वो इस विमर्श का नेतृत्व खुद संभालना चाहती है और इसे अपने हिसाब से दिशा देना चाहती है, बजाय इसके कि विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर बढ़ती जाए। ये वाकई एक पेचीदा राजनीतिक समीकरण है।
लेकिन सिर्फ घोषणा कर देना या विचार करना ही काफी नहीं है। इस प्रस्तावित जनगणना को लेकर कई बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिनके जवाब अभी तक साफ नहीं है। क्या है वो अनसुलझे सवाल और मंशा तय करेंगे। पहला, क्या ये जनगणना सभी जातियों की गणना करेगी, जिसमें सवर्ण या तथाकथित प्रभावशाली जातियां भी शामिल होंगी, या ये सिर्फ ओबीसी या अन्य वंचित समूहों पर ही केंद्रित होगी? ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा सवाल, और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, ये है कि क्या ये सिर्फ लोगों की गिनती करेगी, सिर्फ हेड काउंट, या फिर ये विस्तृत सामाजिक आर्थिक आंकड़े, मतलब सोशो इकोनॉमिक डेटा भी इकट्ठा करेगी? जैसे कि किस तरह के आंकड़े? जैसे कि किस जाति के पास कितनी जमीन है, शिक्षा का स्तर क्या है, औसत आय कितनी है, लोग किस तरह के व्यवसायों में हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है और कितनी देनदारियां हैं, क्योंकि असल असमानता तो इन्हीं आंकड़ों से सामने आएगी ना। हाँ बिल्कुल। और मान लीजिए ये सारे आंकड़े पूरी ईमानदारी और विस्तार से इकट्ठा कर भी लिए जाएं, जैसा कि बिहार सर्वेक्षण में दावा किया गया कि वहां उच्च जातियों समेत सभी को गिना गया, तब भी एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है, जिसके बारे में तिलतुम्बडे खासतौर पर आगाह करती हैं। इन आंकड़ों के नीतिगत निहितार्थ, मतलब पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? क्या इनसे वाकई समानता का लक्ष्य हासिल हो पाएगा? यहीं पर तेलतुंबड़े का विश्लेषण सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। उनका तर्क है कि जाति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप साफ सुथरे अलग थलग डिब्बों में, डिस्क्रीट या फ्लैट कैटेगरीज में बांट सकें। अच्छा। ये एक जटिल श्रेणीबद्ध निरंतरता है, एक ग्रेडेड कंटिन्यूअम है, एक तरह की सामाजिक सीढ़ी है जिसमें हर पायदान पर खड़ी जाति के भीतर भी अनेक उप पायदान हैं। इसे गणितीय सटीकता से मापना लगभग नामुमकिन है। वो कहती हैं कि कोई भी जाति जनगणना, चाहे वो कितनी भी विस्तृत क्यों ना हो, आखिरकार वो विभिन्न जातियों को अलग-अलग एकसार इकाइयों, मोनोलिथिक यूनिट्स के तौर पर ही दर्ज करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? जरा और साफ शब्दों में समझाएंगी? एकसार इकाइयों के तौर पर देखने से क्या समस्या है? समस्या ये है कि हर जाति अपने आप में कोई एक समान समूह नहीं है। हर जाति के भीतर अनगिनत उपजातियां होती हैं, और उन उपजातियों के भीतर और उनके भीतर भी जमीन आसमान का फर्क होता है, सामाजिक स्थिति में, आर्थिक हालात में, शिक्षा के स्तर में। इसे ही अंदरूनी असमानता, इंटरनल डिस्पैरिटीज कहते हैं। अच्छा, इंटरनल डिस्पैरिटीज। जी। तिलतुम्बडे बिहार में ब्राह्मणों का ही उदाहरण देती हैं। ऊपरी तौर पर एक ब्राह्मण जाति दिखती है, लेकिन उसके अंदर कम से कम 6 मुख्य उपसमूह हैं। मैथिल, सरयोपारेण, कान्यकुब्ज, सकलद्वीपी, बाहर से आकर बसे समूह और भूमिहार। इनमें मैथिल ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक विशेषाधिकार प्राप्त रहे हैं, तो वहीं सकलद्वीपी ब्राह्मण अपेक्षाकृत काफी वंचित स्थिति में हैं। इसी तरह की ऊंच नीच और अंदरूनी फर्क लगभग हर जाति के भीतर मौजूद है, चाहे वो पिछड़ी जाति हो या दलित। ऐसे में एक जनगणना जो इन जातियों को सिर्फ एक लेबल के तहत गिन लेगी, वो इस अंदरूनी जटिल सच्चाई और वास्तविक असमानता को कैसे पकड़ पाएगी? वो तो इन सभी उपसमूहों को एक ही रंग में रंग देगी। तो तिलतुम्बडे का मुख्य निष्कर्ष ये है कि अगर हमारा लक्ष्य समाज में बराबरी लाना है, असमानता को कम करना है, तो जाति जनगणना इस लक्ष्य को हासिल करने का सही रास्ता नहीं है, बल्कि ये उससे और जटिल बना सकती है। बिल्कुल। उनका निष्कर्ष यही है कि ये रास्ता समानता की मंजिल तक नहीं ले जाता, बल्कि इसके उलट इतिहास गवाह है कि ऐसी कवायदों से अक्सर समाज में जातिगत तनाव और उथल-पुथल, मतलब कास्ट टर्बुलेंस, बढ़ी है। और ये उथल-पुथल, ये सामाजिक टकराव जनगणना से मिलने वाले किसी भी संभावित लाभ से कहीं ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये तो बहुत निराशाजनक तस्वीर लगती है। अगर जाति जनगणना सही रास्ता नहीं है, तो फिर सामाजिक न्याय और समानता के लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए? तिलोत्तम में कोई वैकल्पिक रास्ता सुझाती हैं? हाँ, वो एक ज्यादा व्यावहारिक और शायद कम विस्फोटक रास्ता सुझाती हैं। उनका कहना है कि हमें अपनी ऊर्जा क्षमताओं के निर्माण, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग की नींव को सार्वभौमिक बनाने पर लगानी चाहिए। मतलब? यानी हर नागरिक के लिए, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय का हो, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के समान अवसर सुनिश्चित करने पर जोर होना चाहिए।
और जहां तक मौजूदा आरक्षण व्यवस्था का सवाल है, उसे भविष्य में समीक्षा के विकल्प के साथ एक व्यवहारिक उपाय, एक प्रैग्मेटिक मेजर के तौर पर जारी रखा जा सकता है। अच्छा। लेकिन उनका मानना है कि जाति जनगणना से जुड़ा सबसे बड़ा खतरा शायद राजनीतिक है। राजनीतिक खतरा? वो किस तरह का? तेलतुंबड़े और कुछ अन्य विश्लेषकों को आशंका है कि सत्ताधारी दल भाजपा इन जातिगत आंकड़ों का इस्तेमाल अपने एक पुराने वैचारिक लक्ष्य को साधने के लिए कर सकती है। तो वो लक्ष्य क्या है? वो लक्ष्य है जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था को धीरे धीरे खत्म करने के लिए तर्क जुटाना और उसकी जगह पिछड़ेपन को मापने के लिए पूरी तरह से आर्थिक मानदंडों, इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर जोर देना। अगर ऐसा होता है तो ये भारतीय समाज और राजनीति में आरक्षण और सामाजिक न्याय की नीति पर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो ये सिर्फ आंकड़े जुटाने और उनके आधार पर नीतियां बनाने का मामला नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सत्ता, नियंत्रण और शायद समाज को देखने और दिखाने के नजरिए से जुड़ा सवाल है। निश्चित रूप से। और यहीं से बात डेटा के शासन यानी डेटा गवर्नेंस के बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ जाती है। ये सिर्फ जाति जनगणना तक सीमित नहीं है। तेलतुंबड़े मौजूदा सरकार के डेटा के प्रति समग्र दृष्टिकोण पर भी सवाल उठाती हैं। उनका कहना है कि एक खास पैटर्न, एक खास तरीका नजर आता है। कैसा पैटर्न? क्या खास तरीका है वो? पैटर्न कुछ इस तरह का दिखता है। नागरिकों और आबादी के बारे में तो बारीक से बारीक डेटा इकट्ठा करना, लेकिन खुद राज्य के कामकाज, उसकी जवाबदेही से जुड़े आंकड़ों को सामने ना आने देना। अच्छा। नागरिकों को तो पूरी तरह डिजिटल पहचान में बांध देना, लेकिन व्यवस्था को, सिस्टम को अपारदर्शी बनाए रखना। पारदर्शिता का वादा तो करना, लेकिन व्यवहार में अपारदर्शिता, ओपेसिटी का पालन करना। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मुख्य जनगणना को टालना हो, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे जरूरी आंकड़ों को समय पर जारी न करना हो, या उनके संग्रह को लेकर सवाल उठना हो, या फिर कल्याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए चुनिंदा तरीके से डिजिटलीकरण करना हो। स्रोत के अनुसार इन कदमों ने डेटा को लोकतांत्रिक जवाबदेही, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी का एक मजबूत माध्यम बनने से रोका है। ऐसा लगता है कि डेटा का चयनात्मक इस्तेमाल शासन करने और एक खास विचारधारा को बनाए रखने और फैलाने यानी आइडियोलॉजिकल रिप्रोडक्शन का एक औजार बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ डेटा का होना ही काफी नहीं है, वो कैसे इकट्ठा किया जाता है, उसका विश्लेषण कौन करता है, किसके नियंत्रण में करता है और उसका इस्तेमाल किस नियत से किया जाता है, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है। यहीं पर पारदर्शिता और स्वतंत्र निगरानी की जरूरत महसूस होती है ना? बिल्कुल। इसीलिए तेलतुंबड़े और कई विशेषज्ञ जोर देते हैं कि अगर जाति जनगणना होती भी है तो उसकी पूरी प्रक्रिया, आंकड़े कैसे जमा होंगे, कौन सी विधि अपनाई जाएगी, उनका विश्लेषण कैसे होगा, ये सब कुछ पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। हाँ, ये जरूरी है। और एक स्वतंत्र निकाय, एक इंडिपेंडेंट बॉडी की निगरानी में होना चाहिए। इस निकाय में सामाजिक वैज्ञानिक, डेटा विश्लेषण के माहिर लोग और सार्वजनिक नीति के विशेषज्ञ शामिल हों, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि डेटा का इस्तेमाल सामाजिक न्याय के लिए हो, न कि राजनीतिक प्रबंधन या हेरफेर के लिए। वरना ये पुनर्वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन का साधन बनने के बजाय डेटा के प्रबंधन, डेटा मैनेजमेंट का एक और उपकरण बनकर रह जाने का खतरा है। ताकि डेटा का दुरुपयोग ना हो और जिस मंशा से इसे लाया जा रहा है वो पूरी हो सके। हाँ, देखिए, आखिरी सवाल ये नहीं है कि भारत पर डेटा का राज होगा या नहीं। वो तो एक हकीकत बनता जा रहा है। असली सवाल ये है, उस डेटा का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होगा और उसका इस्तेमाल किस मकसद के लिए किया जाएगा। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये इस बात का खेल है कि किसे समाज में दृश्यता, विजिबिलिटी दी जाए और किसे जानबूझकर अदृश्य, इनविजिबल रखा जाए। इसे ही स्रोत में चयनात्मक दृश्यता, सिलेक्टिव विजिबिलिटी और अंशांकित अदृश्यता, कैलिब्रेटेड इनविजिबिलिटी कहा गया है। चयनात्मक दृश्यता और अंशांकित अदृश्यता। जी, ये भारत के सामाजिक राजनीतिक नक्शे को अपनी मर्जी से दोबारा खींचने की ताकत का सवाल है। ये डेटा समाज में पहले से मौजूद ऊंच नीच के ढांचे को नए सिरे से वैधता, लेजिटिमेशन दिलाने और अलग अलग सामाजिक गुटों, सोशल ब्लॉक्स का अपनी सुविधानुसार पुनः संरेखण, रीअलाइनमेंट करने का एक जरिया बन सकता है। खासकर उन तरीकों से जो ऊपरी तौर पर तो पिछड़े समुदायों के प्रति प्रतिबद्धता दिखाएं, लेकिन अंदर ही अंदर प्रभुत्वशाली जातियों के दबदबे को बनाए रखें।
तो आज हमने आनंद तिलतुम्बड़े के विश्लेषण और द प्रिंट में प्रकाशित चर्चा के जरिए भारत में जाति जनगणना के इस बेहद पेचीदा, संवेदनशील और बहुआयामी मुद्दे की कई परतों को खोलने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे ये एक ही समय पर क्षेत्रीय दलों के लिए उम्मीदों और सत्ता में हिस्सेदारी का प्रतीक है। हाँ, कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक दुविधा और मौजूदा चुनौती है, और भाजपा के लिए एक रणनीतिक दांव है जिसके अपने गहरे विरोधाभास हैं। और इस पूरी चर्चा में ये याद रखना सबसे ज़रूरी है कि ये महज गिनती या आंकड़े जमा करने की कवायद नहीं है। इसके नतीजे चाहे जो भी हों, उनका असर भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला हो सकता है। बिल्कुल। ये सवाल सिर्फ आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाने या घटाने या उपवर्गीकरण करने तक ही सीमित नहीं है। ये इस बुनियादी बात से जुड़ा है कि हमारे समाज में किसे गिना जाता है और किसे नहीं, किसे दृश्यता मिलती है और किसे नज़रअंदाज किया जाता है, और आखिरकार शक्ति का संतुलन कैसे तय होता है और कैसे बदल सकता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर वो खुद मंथन कर सकें। क्या किसी चीज को गिनना, उसे संख्याओं में समेट लेना, वाकई उसे समझने या उससे जुड़ी समस्याओं को खत्म करने का सबसे कारगर तरीका है? खासकर जब वो चीज जाति जितनी जटिल, श्रेणीबद्ध, ऐतिहासिक रूप से गहरी और भावनात्मक रूप से संवेदनशील हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि गिनने की ये प्रक्रिया अनजाने में उन्हीं विभाजनों को और गहरा कर दे जिन्हें हम मिटाना चाहते हैं? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। इस गहन विश्लेषण पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपके मन में कोई सवाल है या आप इस मुद्दे के किसी खास पहलू पर और जानकारी चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, और भविष्य में ऐसी ही और विश्लेषणात्मक चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।